पावर्ड बाय कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। LIC हर पल आपके साथ। रियल एस्टेट पार्टनर सिग्नेचर ग्लोबल, रियल्टी रिलायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रायोजक मोतीलाल ओसवाल, थिंक इक्विटी थिंक मोतीलाल ओसवाल और केपरी लोन, फर्ज निभाते हैं। स्वागत है आप सबका बजट और बाजार हमारी खास सीरीज में। आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से गौतम दुग्गड़ साहब, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हेड ऑफ रिसर्च। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आज बजट से हम आपसे माइक्रो मैक्रो दोनों चीजें समझना चाहते हैं। पहले तो ये बताएं कि इकोनॉमी के लिहाज से बजट में क्या कुछ खास लगा आपको? गुड मॉर्निंग अनिल जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। बजट के हिसाब से अनिल जी ये बहुत ही एक मेरे हिसाब से बेस्ट डिसीजन था कि फिस्कल कंसोलिडेशन को कंटिन्यू करे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि फाइनेंस मिनिस्टर 5.1% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट FY25 के लिए लेंगे, बिकॉज आप समझिए ये इलेक्शन ईयर है जहां पे स्टेक्स बहुत ज्यादा है। इट्स अ वेरी हाई स्टेक इलेक्शन, लोकसभा का ये इलेक्शन है। ऐसे इलेक्शन में इलेक्शन के 3 महीना पहले अगर आप बजट पेश कर रहे हैं तो नेचुरल उम्मीद रहेगी कि कुछ फ्रीबीज रहेगी या कोई सेक्शंस को आप कुछ एक्स्ट्रा सहूलियत देंगे। अगर आप नंबर्स देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में केवल 3.5% और नॉट इवन 3.5, 3.2% का ग्रोथ उन्होंने पेंसिल इन किया है अगले साल के लिए, जो ये दर्शाता है कि पॉलिटिक्स के इतने हेवी कैलेंडर के बावजूद गवर्नमेंट फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पे चलना जारी रखेगी। FY26 के लिहाज से भी अगर आप देखें, जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है पहले भी 4.5% फिस्कल डेफिसिट का, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप है उस डायरेक्शन में। दूसरा, इंडिया का मैक्रो माइक्रो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स आप देखें, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है, आपका करेंसी स्टेबल है, क्रूड ऑयल प्राइसेस भी 75-80 के रेंज में है और कॉर्पोरेट अर्निंग्स आपका काफी अच्छा चल रहा है अभी। तो ऐसे माहौल में एक कंटिन्यूटी वाला बजट उन्होंने पेश किया है जिसमें कैपेक्स पे फोकस है और फिस्कल कंसोलिडेशन पे फोकस है। तो मुझे लगता है नॉट ओनली इक्विटी मार्केट, इवन बॉन्ड मार्केट के लिए काफी अच्छा बजट है। रेटिंग एजेंसीज भी इस नंबर को बहुत क्लोजली देखेगी क्योंकि हमारे रेटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा बैलेंस शीट और फिस्कल कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहे। और तीसरा, जो बॉन्ड इंडाइसेस में इंडिया का इंक्लूजन हो रहा है उसके लिहाज से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा ये बजट रहा है। हालांकि इसमें कोई फ्रीबीज नहीं थे, किसी भी सेक्शंस के लिए कुछ नहीं था एक्स्ट्रा, बट द फैक्ट दैट इकोनॉमी ऑलरेडी आपकी काफी स्टेबल है और स्टॉक मार्केट बहुत मजबूत है, उसमें एक कंटिन्यूटी वाला ये बजट हमें देखने मिला है कल। तो शायद यही बड़ी बात है कि चाहते तो बहुत कुछ पॉपुलिस्ट भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, फिस्कल डेफिसिट को काबू में रखेंगे, वित्तीय अनुशासन रखेंगे, ये बड़ी बात इस बजट में नजर आई। दूसरी बात जिससे शायद ग्रोथ को और बढ़ावा मिले, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। कैपेक्स का आंकड़ा 11 लाख करोड़ के पार जो निकला है, उसका क्या असर देखते हैं आप और कहां पर? देखिए अनिल जी, FY19 में यानी कि आज से 5 साल पहले जो गवर्नमेंट का कैपेक्स एलोकेशन था, कैपेक्स स्पेंडिंग का, वो था 3,07,000 करोड़। वहां से FY24 रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से कल जो उन्होंने आंकड़े पेश किए, FY24 का कैपेक्स स्पेंडिंग है 9.5 लाख करोड़। तो आप ऑलरेडी 3 लाख करोड़ से 9.5 लाख करोड़ तक आ चुके हो 5 साल में, राइट? मोर देन 3 टाइम्स। इतने हाई बेस पे अब आपको वापस 17% एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ का, उन्होंने बजट एलोकेट किया है FY25 के लिए। तो एक, जैसे मैंने पहले कहा कि एक कंटिन्यूटी दर्शाता है कि गवर्नमेंट का फोकस, इस गवर्नमेंट का फोकस हमेशा से कैपेक्स, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, PLI, एक्सपोर्ट, इन सब चीजों पे रहा है। तो ये जो एनहांस एलोकेशन है, जैसे आप रोड देखिए, रेलवेज देखिए, मेट्रो, डिफेंस, ये सारे जो चीज है, करीबन 2,72,000 करोड़ उन्होंने रोड और 2,52,000 करोड़ रेलवेज को दिया है। 5-6 साल पहले रेलवे का बजट होता था 40,000 करोड़ का एलोकेशन। सो एक काफी एनहेंस बेस पे भी आपने 4 या 5 या 10% के आसपास इसको इंक्रीज किया है। तो मुझे लगता है ये एक सिग्नल है गवर्नमेंट का कि जो हेवी लिफ्टिंग था उन्होंने पिछले 5 साल में कर लिया है, अब यहां से वो इसको कंसोलिडेट करेंगे और ऐसी कंडीशन बनाएंगे इकोनॉमी में जिससे कि प्राइवेट सेक्टर को भी एक एनकरेजमेंट मिले इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसलिए आपका फिस्कल डेफिसिट नीचे होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इससे आपका इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो सकता है, इंटरेस्ट रेट्स के लिए लोअर बेस फॉर्म हो सकता है, और अगर इंटरेस्ट रेट आपका इकोनॉमी में लो रहेगा
और थोड़ा सा डिमांड रिवाइवल होता है तो प्राइवेट सेक्टर भी कैपेक्स करने के लिए बहुत इनके लिए एक बहुत पॉजिटिव ये सिग्नल हो सकता है। सो हमें लगता है कि ये जो पूरा मार्केट का एक डायरेक्शन है पिछले 2-3 साल से, जो इंडस्ट्रियल कैपेक्स रियल एस्टेट की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है, वो आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। कैपेक्स जो सरकार की तरफ से, वो प्राइवेट सेक्टर की भी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट को देगा बढ़ावा। इसके अलावा कौन से सेक्टर्स आपको लगता है जिनके लिए बजट में कुछ फायदेमंद चीजें हुई है? मुझे लगता है अनिल जी, केवल बजट के हिसाब से अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा एक सेक्टर है जिसको आप कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और लेट मी पुट इट दिस वे, अगर आप बजट के पहले कोई पोर्टफोलियो बना के बैठे थे और बजट के बाद अगर आप देख रहे हैं कि अब मैं इसमें क्या चेंज करूं, तो बहुत डिफिकल्ट होगा आपको कुछ भी एक्शन लेने के लिए, क्योंकि बजट ने उस हिसाब से कुछ नहीं किया है। टैक्सेस में कोई चेंज नहीं है, कहीं पे कोई सब्सिडी नहीं बढ़ाया है, कहीं पे कुछ एक बड़ा डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है नंबर्स में। सो जो आपका पोर्टफोलियो पहले था, जो आपके चॉइसेस पहले थी, वही आपको कंटिन्यू करना होगा। जहां तक हमारा सवाल है, हमें इंडस्ट्रियल्स, रियल एस्टेट, होटल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, सीमेंट, कैपिटल गुड्स, इस पे हमारा बड़ा ओवरवेट है, और साथ ही साथ पीएसयू बैंक्स में है। अभी जबकि काफी सारे बैंकों के नतीजे आ चुके हैं, आपने एक चीज देखा होगा, कई क्वार्टर्स के बाद, 10-12 क्वार्टर्स के बाद मुझे प्राइवेट बैंक्स में नंबर्स कटे हुए दिखे इस बार, और जो रिजल्ट्स भी आए वो थोड़े थोड़े बिलो एक्सपेक्टेशन थे, एक या दो बैंक्स को अगर आप छोड़ देते तो। जबकि पीएसयू बैंक्स के सारे रिजल्ट्स इधर इनलाइन थे या बेटर देन एक्सपेक्टेशंस थे, और कहीं कहीं पे हमने अर्निंग्स अपग्रेड भी देखे हैं। और ये सारे बैंक्स, पीएसयू बैंक, अभी भी 1 to 1.1 टाइम प्राइस टू बुक और 5 to 7 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, काफी बड़ा हमने ओवरवेट रखा है पीएसयू बैंक्स पे, वो हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे आए थे, केवल 700 करोड़ या 600 करोड़ का कुछ प्रोविजन है उनका, 0.7% नेट एनपीए है, और स्टॉक अभी भी 1.1 टाइम प्राइस टू बुक पे है। सो ये जो सेक्टर है, यहाँ पे हमारा ओवरवेट है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी भी उसमें शामिल आप कर सकते हैं, ऑटो पे हम न्यूट्रल है, एनर्जी पे हम न्यूट्रल है, और आईटी और मेटल्स पे हम अंडरवेट है। सो ये सेक्टर का जो हमारा पोजीशनिंग है वो कंटिन्यू रहेगा। एक जो डैम्पनर मुझे लगा था बजट में, जो मैं मेंशन करना भूल गया, वो ये है कि नियर टर्म कंजम्पशन के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं था। सो जो कंज्यूमर स्टेपल स्टॉक है, जो ऑलरेडी पिछले 2-2.5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज रूरल कंजम्पशन काफी स्लो रही है, तो वहां पे मुझे लगता है थोड़ा सा और स्ट्रगल आगे 1-2 क्वार्टर कंटिन्यू हो सकता है। तो कंज्यूमर स्टेपल में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा एक ओवरवेट पोजीशन रहनी चाहिए नियर टर्म के हिसाब से। गौतम जी, चूंकि एक बड़ी इवेंट बजट की निकल चुकी है, अब आगे अगली बड़ी इवेंट छोटी मोटी तो चलती रहेगी, लेकिन इलेक्शन की है, तो अब निवेशकों को किस तरह से बाजार को अप्रोच करना चाहिए अब से लेकर इलेक्शन और इलेक्शन के बाद के लिहाज से? इलेक्शन एक इवेंट है जो आएगा, 4 दिन बाद वो खत्म हो जाएगा। जो पॉपुलर राय बन रही है स्टेट इलेक्शंस के बाद, हमने देखा है कई सारे ओपिनियन पोल्स भी आए, वो ये दर्शा रहे हैं कि करंट गवर्नमेंट फिर से पावर में आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। जो करंट डिस्पेंसेशन है उसको थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है अभी तक, वो कंटिन्यू रहेगी, या शायद उसमें और ज्यादा एक एक्सेलरेशन आपको देखने मिलेगा। तो पोर्टफोलियो के नजरिए से जब देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा चेंज करने की मुझे लगता नहीं जरूरत है। जहां तक मार्केट का डायरेक्शन है, लार्ज कैप और मिडिल स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो चुका है। अभी लार्ज कैप के वैल्यूएशन आज के भाव पे अगर आप देखते हैं निफ्टी को, तो 19.5 से 20 का पी है, जो बहुत फेयर और रीजनेबल है इन माय व्यू, बिकॉज 10 साल के एवरेज पे वो वैल्यूएशन अभी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है लार्ज कैप में अभी भी अपसाइड है, अगर हमारे अर्निंग्स नहीं घटते हैं। मैं आपको एक सिंपल मैथ्स बताता हूँ, आज हम 970-975 के भाव पे है ईपीएस FY24 निफ्टी का। हमारा जो एस्टिमेट है FY25 का 1130 है, और FY26 का लगभग 1300 रुपया है। आज से 1 साल बाद आप FY26 डिस्काउंट करेंगे, आज आप FY25 पे 20 पी के आसपास बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यही 20 पी मल्टीपल सस्टेन होता है अगले साल, तब आप FY26 को 20 पी देंगे, और वो 1300 के पी पे अगर आप 20 का मल्टीपल लगाते हैं, तो एक 26,000 का आपको एक फंडामेंटल टारगेट उस पर दिखता है, अगर अर्निंग्स जो एस्टिमेट है वो घटते नहीं है तो। एंड ऑफ कोर्स गिवन दैट इंटरेस्ट रेट्स भी थोड़ा 6 महीने बाद नीचे आने की उम्मीद है ग्लोबली और इंडिया में भी, तो इक्विटी वैल्यूएशन के लिए ये काफी सपोर्टिव हो सकता है। इसलिए ये 5.1% का जो नंबर है फिस्कल डेफिसिट का,
थोड़ा अगर स्ट्रेटेजिक तरीके से देखें तो बहुत पॉजिटिव है इक्विटी मार्केट्स के लिए, बिकॉज कल ही आपने देखा बॉन्ड यील्ड्स 8 से 10 बेसिस पॉइंट करेक्ट हुए, और जब गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स करेक्ट होते हैं तो इक्विटी वैल्यूएशंस के लिए काफी सपोर्टिव होते हैं। तो वो मेरा एक मैथमेटिकल टारगेट है। ऑफकोर्स बीच में कई सारे पड़ाव आएंगे, कभी आपका करेक्शन आएगा, कभी मार्केट अपने फंडामेंटल से आगे दौड़ेगा, बट अगर आप सिंपल 1 साल का सिंपल मैथ्स करेंगे इक्वेशन लेके अर्निंग्स का और पी मल्टीपल का, तो ये एक फेयर वैल्यू रेंज मुझे दिखता है। तो ये है आपके लिए बाजार पर व्यू अब से लेकर इलेक्शन तक के लिहाज से। गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और बजट के प्रोविजंस को विस्तार से बताने के लिए और बाजार का डायरेक्शन भी हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, बाजार है मजबूत और 21,900 के ऊपर टिकते हुए बाजार और डे हाई के आसपास ही ट्रेड करें। आज का हाई 21,963 का है, 925 के आसपास है, और बैंक निफ्टी ने 46,700 का हाई बनाया, अब 46,500 के आसपास है। सेठी साहब मेरे पास है और तैयार हैं अपनी कुछ बेहतरीन पिक के साथ। सेठी साहब बताएं। बिल्कुल अनिल जी, पिक्स देने के पहले एक तो कल वाले स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं। 2 स्टॉक्स का जिक्र करना जरूरी है। एक